Hello students, we start from education for commerce in chapter 8 civilizing the native. Okay. After completing the English Education Act of 1835 was introduced by Macaulay. So we starts education for commerce. In 1854 the Court of Directors of East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India. 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा था भारत के गवर्नर जनरल को, इशूड बाय चार्ल्स वुड, जिसे चार्ल्स वुड ने इशू किया था। द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, चार्ल्स वुड जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रेसिडेंट थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इट हैज कम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच। This dispatch is already issued by Charles Wood, so that is known as Wood's Dispatch. Outlining the educational policy that was to be followed in India, it emphasized once again the practical benefits of system of European learning. और इसमें भी, इस डिस्पैच में भी यूरोपियन लर्निंग पे जोर दिया गया था और ओरिएंटल लैंग्वेज का अपोज किया गया था। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द डिस्पैच पॉइंटेड वॉज इकोनॉमिक। यूरोपियन लर्निंग it said would enable Indians to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resource of the country. Introducing them to Europe way to life would change their tastes and desires and create a demand for British goods. मेन उनका यही मानना था ब्रिटिशर्स का कि जब हम उन्हें यूरोपियन लाइफ स्टाइल से उन्हें अवेयर कराएंगे तो जब उन्हें यूरोपियन लाइफ स्टाइल से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उनके अंदर यूरोपियन मतलब यूरोपीय बाजारों की चीज़ों को वो अपनाने लगेंगे और इससे हमारा जो गुड्स होगा, गुड्स ब्रिटिश गुड्स की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी और इंडियन उसे अपनाने लगेंगे और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड डिस्पैच आल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल character of Indians. It would make them truthful and honest and thus supply the company with civil servants who could be trusted and dependent upon. वुड डिस्पैच में भी इसी चीज पे तर्क दिया गया था कि यूरोपियन एजुकेशन से इंडियंस में जो मोरल कैरेक्टर है वो डेवलप होगा और इससे वो ज़्यादा ट्रूथफुल होंगे, ईमानदार होंगे, ऑनेस्ट होंगे एंड द सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। और इस तरह से उनके ऑनेस्ट होने से, ट्रूथफुल होने से कंपनी के पास ट्रूथफुल एम्प्लॉयमेंट होंगे, उसकी कमी नहीं होगी। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, इट कुड ऑल्सो नॉट instill in people a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skill required for administration. Okay, तो इस तरह से उनका ये मानना था कि जो ईस्ट के लिटरेचर हैं वो सिर्फ उसमें इरर्स ही नहीं है बल्कि इट कुड आल्सो नॉट इंस्टिल इन ए पीपल ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी ए कमिटमेंट टू वर्क, और उसमें जो है न तो काम के प्रति दायित्व है और ना ही वो लोग डिवोटेड हैं काम के लिए। नॉर कुड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही शासन के लिए वो मतलब जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेवलप नहीं कर सकते। ये सारी कमियां उन्होंने बताया। फॉलोइंग द 1854 dispatch, several measures were introduced by British. 1854 के जो वुश डिस्पैच थे उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज ने कई कदम उठाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वेयर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। Educational departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education.
एजुकेशनल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स सेटल किए गए, जो लोअर एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन के लिए था। स्टेप्स वेयर टेकन इन द एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए भी एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। In 1857, while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay। और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपोय रोज इन रिवॉल्ट इन मेरठ, तो उस टाइम पे कलकत्ता में और मद्रास एंड बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। अटेम्प्ट were also made to bring about changes with the system of school education। और बहुत सारे प्रयास किए गए स्कूल एजुकेशन के सिस्टम में चेंजेस के लिए। ओके, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। लोकल स्कूल में क्या हो रहा था उस टाइम पे? डू यू नो, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वेयर थॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम? क्या आपको कुछ आइडिया है कि किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी होती थी, किस तरह से लोगों को पढ़ाया जाता था ब्रिटिश टाइम के पहले? हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल एंड इफ दे देयर वेयर स्कूल व्हाट हैपेंड टू दिस अंडर ब्रिटिश रूल? क्या आपने कभी सोचा था कि उस समय बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, और अगर जाते थे तो ब्रिटिश शासन के टाइम में क्या हुआ था? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। ये विलियम एडम की एक रिपोर्ट है। इन द 1830s विलियम एडम ए स्कॉटिश मिशनरी टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। 1830 में विलियम एडम स्कॉटलैंड से आए थे मिशनरी के प्रचार के लिए, और उन्होंने बंगाल और बिहार के कई जिलों का दौरा किया था, कई जिलों का टूर किया था। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल। और वह जो है, कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में जितने भी स्कूल्स थे वहां पे एजुकेशन को लेकर के सिस्टम में क्या चल रहा था उसकी तैयारी के लिए उन्हें कंपनी ने भेजा था। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग। और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी दिलचस्प थी। एडम फाउंडेड दैट देयर वेयर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार। एडम की रिपोर्ट में ये बताया गया, एडम ने ये पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से भी ज्यादा पाठशाला है। These were small institution with no more than 20 students each। और यह एक स्मॉल इंस्टीट्यूशन थे जहां पे स्टूडेंट्स की संख्या जो थी वो 20 से ज्यादा नहीं थी। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग taught in this पाठशाला was considerable over 20 lakh। और टोटल जो स्टूडेंट्स थे इन सभी छोटे पाठशालाओं को मिला के उनकी संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। These institutions were set up by wealthy people or the local community। और ये इंस्टीट्यूशन जो थे, ये जो पाठशाला थे, वो वेल्थी पीपुल, संपन्न लोग, जो पैसे वाले लोग थे वो, और लोकल कम्युनिटी के लोगों के द्वारा सेटअप किए गए थे। एट टाइम्स दे वेयर स्टार्टेड बाय ए टीचर। और वहां पे टीचर्स ही, एट टाइम्स दे वेयर स्टार्टेड बाय ए टीचर, और वो जो है एक टीचर के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत फ्लेक्सिबल था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विथ स्कूल्स टुडे वेयर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम। कुछ चीजें यू एसोसिएट विथ स्कूल टुडे, आज अगर हम उसको आज के स्कूल से एसोसिएट करें, वेयर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम, जो आज उस समय भी पाठशालाओं में मौजूद थी।
देयर वेयर नो फिक्स्ड फीस, कोई फिक्स फीस नहीं थी. नो प्रिंटेड बुक्स नहीं थी. नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी. नो बेंचेस और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लास, नो रोल कॉल रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल. ये सारी चीजें उस टाइम के पाठशालाओं में नहीं थी. इन सम प्लेसेस क्लासेस वेयर हेल्ड अंडर ए बनियान ट्री. इन अदर प्लेस यू इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज शॉप और टेम्पल. और पाठशालाएं जो चलती थी वो पेड़ों के नीचे और मंदिरों के मंदिरों के कैंपस में, गांव के कॉर्नर में, दुकानों में चलती थी. और एट द गुरु होम या फिर टीचर के घरों पे चलता था गुरुकुल के फॉर्म में. फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स. और फीस जो होती थी वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंड होती थी. द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर. और जो रिच होते थे वो पुअर के कंपैरिजन ज़्यादा फीस पे करते थे. क्यों? क्योंकि फीस इज नॉट फिक्स्ड. टीचिंग वॉज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड वॉट टू टीच. टीचिंग जो होता था वो ओरल होता था. क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग बुक्स नहीं थी, ब्लैक बोर्ड नहीं थे. तो ओरली ज्ञान नॉलेज स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा दी जाती थी. एंड द गुरु डिसाइड व्हाट टू टीच. और गुरु ही डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाना है. इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स वे आर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस. ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस. और स्टूडेंट जो होते थे वो क्लास के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट नहीं किया जाता था. वे सारे एक साथ एक ही जगह पे बैठते थे. द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विथ ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग. और गुरु जो टीचर्स होते थे वो चिल्ड्रन स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल वो उन्हें क्या करते थे? सेपरेट करते थे, ग्रुप बनाते थे. एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज suited to local needs. एडम discovered that flexible system was suited to local needs. एडम ने ये पाया कि ये जितने भी फ्लेक्सिबल सिस्टम ये हैं स्कूलों में वो यहाँ के लोकल नीड्स के काफ़ी अनुकूल हैं. फॉर इंस्टेंस क्लासेस वे आर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफ्टन वर्क इन द फील्ड. और हार्वेस्टिंग के टाइम में क्लासेस नहीं होती थी. क्यों? क्योंकि जो गांव के बच्चे होते थे, जो चिल्ड्रन थे, जो स्टूडेंट्स थे वो फील्ड में वर्क करते थे. द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड. और पाठशाला तब स्टार्ट होती थी जब क्रॉप कट जाती थी और स्टोर हो जाती थी. दिस मीन दैट इवेंट चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स फैमिलीज कुड स्टडी. इसका मतलब यह है कि वहां पे जो स्टडी करते थे स्टूडेंट्स वो मोस्टली किसके बच्चे थे? किसानों के बच्चे थे. New routines and new rules. Up to the mid 19th century, the company conquered primarily with higher education, so it allowed the local Pathsala to function without much interference. Up to the mid 19th century के mid में the company was conquered primarily with higher education. कंपनी का जो ध्यान था वो मुख्य रूप से हायर एजुकेशन पे था. सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस. इसलिए कंपनी जो थी वो उसने पाठशालाओं के फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन. 1854 के बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वर्नाकुलर एजुकेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करना है. इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, इस्टेब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस. तो इस तरह से कंपनी ने एक नए नियम बनाए और हमेशा रेगुलर इंस्पेक्शन, हमेशा उसका निरीक्षण किया जाए, जांच किया जाए. और पाठशालाओं और अदर एजुकेशनल रूटीन्स को वो क्या करना चाहते थे? इस्टेब्लिश करना चाहते थे. हाउ वॉज दिस टू बी डन? इसके लिए क्या किया जा सकता था? वॉट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक? और कंपनी क्या कदम उठाती? इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल. इसके लिए कंपनी ने
गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट किए थे कुछ संख्या में, ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, और उन्हें 4 से 5 स्कूलों की चार्ज दे दिए जाते थे। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, और उन्हें ये टास्क दिया जाता था कि वो स्कूलों पाठशालाओं को विजिट करें और वहाँ पे टीचिंग ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने की कोशिश करें। Each guru was asked to submit periodic reports and take class according to a regular timetable. हर एक गुरु से ये कहा गया था कि वो वहाँ पे रेगुलर टाइम टेबल को फॉलो करें और एक पीरियोडिक रिपोर्ट तैयार करें, सबमिट करें। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्ट थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जाम। और लर्निंग की जो टेस्ट हो, वो लर्निंग टेस्ट वो किस तरह से हो, ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन का एक सिस्टम बनाया जाए और जो क्लासेस चल रही हो, जो टीचिंग हो, वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट वेयर आस्क्ड टू पे ए रेगुलर फीस। स्टूडेंट्स फीस रेगुलर पे करें, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स सीट एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। और रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, फिक्स सीट पे बैठें, न्यू रूल्स एंड डिसिप्लिन का आदर करें। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वेयर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। Those who were unwilling to work within the new systems received no government support. Over time, Guru who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशाला। इस तरह से पाठशाला विच accepted the new rules were supported through government grants। इस तरह से गवर्नमेंट के थ्रू पाठशालाओं को गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलने लगे। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब उसमें पाठशाला को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू कुछ पैसे मिलने लगे। दोज हु वेयर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। और जो पाठशाला इस गवर्नमेंट की नीति के थ्रू काम करने को तैयार नहीं थे, उन्हें वो ग्रांट नहीं मिलता था। ओवर टाइम गुरु हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government aided and regulated पाठशाला। और इस तरह से जिन गुरुओं ने सरकारी स्कूलों गवर्नमेंट के रूल्स का पालन किया था, over time guru who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशाला। और इस तरह से जिन गुरुओं ने गवर्नमेंट्स रूल का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी थी, अपनी इंडिपेंडेंसी बनाए रखी थी, वे गवर्नमेंट हेल्प नहीं प्राप्त हुआ उन्हें, और वे सारी पाठशालाएं जो थी वो उनके सामने काफी कमजोर हो गई। द न्यू रूल and routines had another consequence. In the earlier system, children from poor peasants families had been able to go to पाठशाला since the timetable was flexible। और इन नए रूल से और नई रूटीन से इसका एक और भी रिजल्ट आया कि पहले वाली व्यवस्था में जो गरीब और किसान के बच्चे थे, जो पाठशालाओं में नहीं जा सकते थे, वो भी पाठशाला जाने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल, द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। Sorry, we starts from the new rules and routines had another consequence. In the earlier system, children from poor peasants families had been able to go to पाठशाला since the timetable was flexible। इन नए नियम और रूटीन से हुआ क्या कि इसका एक रिजल्ट ये भी था कि पहले वाली जो पाठशाला की व्यवस्था थी, उसमें गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टाइम टेबल था वो बहुत फ्लेक्सिबल था। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। और इस टाइम पे पाठशाला में जो सिस्टम था उसमें ये डिमांड थी कि रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम
when children of poor family had to work in the field, inability to attend school came to be as indiscipline as evidence of the lack of desire to learn. नई व्यवस्था के अनुशासन में ये मांग थी कि बच्चे जो हैं वो रेगुलर स्कूल आए, और जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो उस टाइम में भी बच्चों का आना स्कूल जरूरी था। क्यों? क्योंकि उस समय जो पुअर फैमिली के बच्चे थे वो खेतों में काम करने जाते थे, और कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था, तो इसे जो है एक अनडिसिप्लिन माना जाता था, एक अनुशासनहीनता मानी जाती थी। सो इसलिए वो ये मानते थे कि अगर वे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उनके अंदर लर्निंग डिजायर नहीं है, लैक ऑफ डिजायर टू लर्न, उनके अंदर सीखने की कमी है, वे सीखना नहीं चाहते हैं, तो ये अनडिसिप्लिन माना जाता था, अनुशासनहीनता थी ये। okay. The agenda for a national education. The agenda for a national education. British officials were not the only people thinking about education in India. British official जो थे वो सिर्फ इंडिया के एजुकेशन के बारे में नहीं सोचते थे। From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education. बल्कि अन्य भी इंडिया वर्ल्ड के कई पार्ट से लोग 19th सेंचुरी में थे जो इंडिया के एजुकेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, और उन्हें ऐसी ज़रूरत लग रही थी कि वो इंडिया के एजुकेशन को चेंज करें। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट इन यूरोप, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। कुछ इंडियंस का ये मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया को मॉडर्नाइज बनाएगा। दे और द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। और उनका ये मानना था कि वे उन्होंने ये तर्क दिया कि ब्रिटिश जो है वो भारत में, अंग्रेज भारत में बहुत सारे स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, यूनिवर्सिटी खोलें, और वहाँ पे अधिक पैसे स्पेंड करें शिक्षा पे। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दिस एफर्ट इन चैप्टर 9। देयर वेयर other Indians, however, who reacted against Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals. तो चैप्टर 9 में ये डिस्कस करेंगे हम लोग। First, we discussed about English education as has enslaved us. Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. Them it made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. English education has enslaved us. अंग्रेजी शिक्षा ने ही हमें जो है गुलाम बनाया था। ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से इंग्लिश एजुकेशन ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. महात्मा गांधी इस बात पे उन्होंने ये माना, उनका ये तर्क था कि कॉलोनियल एजुकेशन जो था उसने ही भारतीयों के दिमाग में हीनता की भावना पैदा की थी। It made them see Western civilization as superior, और उन्हें इस प्रभाव में आकर लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ज़्यादा सुपीरियर मानने लगे एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ऑन कल्चर, और वे अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो दिए। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, सेड महात्मा गांधी। इट वॉज सिंफुल, इट इंस्लेव्ड इंडियंस, इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम। और महात्मा गांधी ने कहा कि इस एजुकेशन में विष भरा हुआ है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में विष भरा हुआ है, यह पाप है, यह पापपूर्ण है, और इसने जो है भारतीयों को नौकर बना दिया है, भारतीयों को दास बना दिया है, इससे लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ओके, तो इस तरह से महात्मा गांधी ने इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन की आलोचना की थी। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. During the national movement, he urged students to leave educational institution in order to show the British that Indians were no longer willing to be enslaved. और इस तरह से
महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पद्धति थे जो ऐसे शिक्षा को मानते थे कि जो भारतीयों के अंदर स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी, प्रतिष्ठा और सेल्फ रिस्पेक्ट को पुनर्जीवित करे। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने स्टूडेंट से ये भी आग्रह किया था कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि वे गुलाम रहने को तैयार नहीं है। ऐसा मानना था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज ought टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी का ये मानना था कि टीचिंग का जो माध्यम होना चाहिए वो भारतीय लैंग्वेज होना चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिप्ट इंडियंस डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ऑन सोशल सराउंडिंग। और इंग्लिश एजुकेशन जो है वो भारतीयों को अपाहिज बना देती है और उन्हें आपस उनके सोशल सराउंडिंग से दूर करती है। एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ऑन लैंड्स, और उन्हें अपने अपनी ही भूमि पर अजनबी बना देती है। ऐसा मतलब मानना था महात्मा गांधी का। वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अपोज में थे। उनका ये मानना था कि इंडियन लैंग्वेज ought to be medium of teaching. Okay. Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. और उनकी राय थी कि विदेशी भाषा बोलने वाले जो हैं वो स्पीकिंग ए फॉरेन टंग, विदेशी भाषा बोलने वाले, डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, वो लोकल कल्चर के क्या होते हैं, डिस्पाइजिंग द लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द masses. स्पीकिंग ए फॉरेन टंग, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले, डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, वो अपने लोकल कल्चर को भूल चुके हैं। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द masses. Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbook rather than lived experience and practical knowledge. He argued that educational ought to develop a person mind and soul. Literacy, or simply learning to read and write by itself, did not count as education. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेट, महात्मा गांधी ने कहा कि जो पश्चिमी शिक्षा है, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज, कि पश्चिमी शिक्षा ओरल लैंग्वेज की बजाय केवल लिखने और पढ़ने पे केंद्रित है। मतलब उसका जो मेन थीम है वेस्टर्न एजुकेशन का वो राइटिंग एंड रीडिंग है, वो ओरल एजुकेशन पे बेस्ड नहीं है। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। उसमें पाठ्य पुस्तकों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। क्यों? ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought टू डेवलप ए पर्सन माइंड एंड सॉल। उनका मानना था कि एजुकेशन जो है वो किसी पर्सन के माइंड और सॉल को डेवलप करता है। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। पीपुल हैड टू वर्क विथ देयर हैंड्स, लर्न ए क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। इस तरह से गांधी जी का यह मानना था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता, पढ़ना और लिखना की क्षमता ले लेना ही शिक्षा नहीं है, और इसके लिए तो लोगों को हाथों से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह से काम करती हैं। लर्न ए क्राफ्ट एंड हाउ नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और विभिन्न चीजें किस तरह से काम करती हैं। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों क्या होती है? डेवलप होती है। As nationalist sentiments spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by the
ब्रिटिश। जैसे जैसे राष्ट्रीय भाषा का प्रसार हुआ था, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी और जो हमारी व्यवस्था से काफी भिन्न थी। टैगोर्स एबोर्ड ऑफ पीस, ए क्लास इन प्रोग्रेस इन शांति निकेतन इन 1930। टैगोर का शांति निकेतन, टैगोर का शांति निकेतन। मेनी ऑफ यू मे हैव हियर्ड ऑफ शांति निकेतन। आप लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। डू यू नो व्हाई इट वाज एस्टेब्लिश्ड एंड बाय हूम? यह कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रविन्द्रनाथ टैगोर started the institution in 1901. As a child, Tagore hated going to school. रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था और वह जब बच्चे थे तब स्कूल जाने में वो पसंद नहीं करते थे। टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑपरेसिव, वो उन्हें स्कूल जाने में उन्हें घुटन सी लगती थी। द स्कूल अपीयर्ड लाइक ए प्रिजन, उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग, सो व्हाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर टैगोर्स माइंड वुड वांडर अवे। और जब टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल है, क्यों? क्योंकि वहां उन्हें वो अपने अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर पाते थे और जब दूसरे बच्चे टीचर्स को सुनते थे तो वे अपना ध्यान कहीं और लगाते थे। द एक्सपीरियंस ऑफ दिस स्कूल डेज इन कलकत्ता सेव टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन। और कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव से शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया था। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप ए स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी। वे एक ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहते थे जहां बच्चे खुश रहें। वेयर सी कुड बी फ्री, जहां वे फ्री रहें। एंड क्रिएटिव, वेयर सी वाज एबल टू एक्सप्लोर देयर ऑन थॉट एंड डिजायर, और जहां पे वो अपने डिजायर को, अपने थॉट को एक्सप्लोर कर सकें, बढ़ा सकें। टैगोर को लगता था कि दैट चाइल्डहुड और टू बी ए टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। बचपन जो होता है वो खुद से सीखने का टाइम होता है, आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स के द्वारा स्कूलिंग सिस्टम में जो रिस्ट्रिक्शन लाए गए थे, टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप फॉर क्यूरियोसिटी। अकॉर्डिंग टू टैगोर, the existing school killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder. टैगोर को लगता था कि बचपन का समय खुद को सीखने वाला समय होता है और अंग्रेजों के द्वारा जो नई स्कूलिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था वे काफ़ी कड़े थे, मतलब बहुत रिजिड थे। और उनका ये मानना था कि टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड। टीचर जो होने चाहिए वो इमेजिनेटिव होने चाहिए, बच्चों को समझने वाला होना चाहिए। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप फॉर हर क्यूरियोसिटी, और वो बच्चे के, स्टूडेंट्स के अंदर की उत्सुकता को समझने वाला होना चाहिए। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, और उसे उसकी चाहत को विकसित करने में मदद होनी चाहिए टीचर्स की। अकॉर्डिंग टू टैगोर, द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर। और ये जितने भी स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, वे नेचुरल डिजायर ऑफ चिल्ड्रन टू बी क्रिएटिव, वो स्टूडेंट्स के नेचुरल डिजायर को किल कर रहे हैं, उन्हें उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग could be encouraged only within a natural environment, so he chose to set up his school 100 किलोमीटर away from कलकत्ता। टैगोर का मानना था कि इस तरह के एजुकेशन सिर्फ एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ही दिया जा सकता है, और इसकी वजह से उन्होंने अपना
कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्रामीण क्षेत्र में ही वॉज इट एज एन एबोर्ड ऑफ पीस शांति निकेतन की स्थापना की थी, वेयर लिविंग इन हारमोनी विथ नेचर, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे वो नेचर के साथ थे, प्रकृति के साथ थे। चिल्ड्रन को कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, और बच्चे बच्चे जो है वो चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, और वहाँ पे वो नेचुरल क्रिएटिविटी को कल्टिवेट करते थे। इन मेनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे। टैगोर और महात्मा गांधी के दोनों के विचार इस एजुकेशन पॉलिसी में काफी सिमिलर थे। देयर वेयर हाउ एवर डिफरेंसेस टू। Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as best within Indian tradition. He emphasized the need to teach science and technology at Santiniketan along with art, music and dance. तो गांधी जी और टैगोर दोनों के विचार तो सेम थे, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस ये थे कि गांधी जी जो है वो पश्चिमी सभ्यता और वर्शिप ऑफ मशीन और टेक्नोलॉजी के एकदम अगेंस्ट थे, लेकिन टैगोर चाहते थे, टैगोर वांटेड कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन पॉलिसी हो वो कंबाइन हो, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, मशीन्स भी होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़ की नॉलेज स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। ही emphasized द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन। उन्होंने शांति निकेतन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शिक्षा पे भी जोर दिया था, अलॉन्ग विथ आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। लेकिन आर्ट, म्यूजिक और डांस की शिक्षा भी वहाँ पे दी जाती थी। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned। बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा, एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, उसकी रूपरेखा किस तरह की होनी चाहिए। सम वांटेड चेंजेस विद इन सिस्टम सेटअप बाय ब्रिटिश। कुछ ब्रिटिश के द्वारा किए गए सिस्टम में चेंजेस चाहते थे, एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। और उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले, हर वर्ग के लोगों को एजुकेशन पॉलिसी मिल सके। अदर आर्ग्यू दैट अल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वेयर एजुकेटेड इनटू ए कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल। और इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि लोगों को सच्चे और राष्ट्रीय शिक्षा दी जाए, मतलब हर एक लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा दी जाए। इस तरह से दो लोग थे, दो ग्रुप था जो अलग अलग ओपिनियन के थे। द डिबेट अबाउट व्हाट इज नेशनल एजुकेशन ऑट टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब प्रॉब्लम ये थी कि कौन तय करे कि नेशनल एजुकेशन स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहेगी, और इस तरह से ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बीच में अलग अलग ओपिनियन हमें देखने को मिला, जिसमें हम लोगों ने मैकाले के एजुकेशन एक्ट, गांधी और टैगोर के ओपिनियंस और हर एक चीज़ों को पढ़ा है। सो वी कंप्लीटेड चैप्टर 8 and after some times we provide a sheet to you. Okay, thank you.